नमस्कार दोस्तों, जयवाल पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी के रिगार्डिंग। ठीक है दोस्तों, एसएससी क्या है? एसएससी एक विभाग, एक एजेंसी है जो कि सारे एग्जाम्स को कंडक्ट कराती है, मतलब आप लोगों के को गवर्नमेंट जॉब देती है। ये एक ऐसी संस्था है दोस्तों जो सभी डिपार्टमेंट में, सीजीएल में, अकाउंटेंट में और आपका अलग अलग विभाग में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है कि कितनी ज़रूरत है सरकारी नौकरियों की, और फिर उसके हिसाब से रिक्रूटमेंट निकालती है, नोटिफिकेशन निकालती है। ठीक है दोस्तों, इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, किस तरीके की कौन कौन सी वैकेंसीज आती है, दिव्यांगजन किस किस वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हैं, किस में नहीं भर सकते, तमाम जानकारी इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को देने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, इसमें हम सबसे पहले अगर जो सबसे बड़ी भर्ती आती है उसकी बात करें, और ये हर साल भर्ती निकालती है दोस्तों। इसकी जो फुल फॉर्म है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये हर साल वैकेंसी निकालती है। इसकी सबसे बड़ी भर्ती की बात करें दोस्तों, वो है सीजीएल, एसएससी सीजीएल। इसमें देखिए सीजीएल में कौन कौन सी जॉब निकलती है दोस्तों, जैसे आपकी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, अकाउंटेंट की, और इनकम टैक्स ऑफिसर, इनकम टैक्स असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट जो कि डाकघर में जॉब होती है, और भी काफ़ी सारी जॉब्स इसमें निकलती हैं। काफ़ी पूरी लिस्ट होती है, एक लंबी लिस्ट होती है सरकारी नौकरी की, तो वो सीजीएल के रिगार्डिंग निकलती है। सारी चीज़ें इसके बारे में बताएंगे अभी आप लोगों को। सिलेबस, क्वालिफिकेशन क्या है दोस्तों, तमाम चीज़ें एक एक करके। देखिए सीजीएल की सबसे जो क्वालिफिकेशन है आप लोगों की, इसमें चाहिए आपको ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में आपके पास इसमें बीटेक हो, बीएससी हो, बीबीए हो, बीकॉम हो, बीसीए हो, कोई भी हो, आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ग्रेजुएशन में क्या कोई परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं, कोई रिक्वायरमेंट इसमें नहीं चाहिए। पासिंग होने चाहिए आप, ठीक है, आप पास होने चाहिए। जब भी इसका फॉर्म आए उससे पहले पहले आप पास होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में इसमें दो एग्जाम होंगे दोस्तों आपके। एक तो आपका टायर 1 बोलते हैं जिसको, टायर 1। फिर इसके बाद होगा ये जो टायर 1 होगा दोस्तों, ये होगा क्वालिफाइंग। पहले इसमें इसके नंबर जुड़ते थे, इसमें एक आपकी कट ऑफ लगेगी और लास्ट में फाइनल में नहीं जुड़ेंगे। इसके बाद आपका होगा इसमें टायर 2। टायर 2, इस टायर 2 के साथ ही इसमें होगी दोस्तों टाइपिंग के बारे में थोड़ा सा मैं जिक्र करूं। अगर देखिए जो जनरल, ओबीसी, एसटी, एसटी कैटेगरी है, नॉर्मल कैटेगरी, उन लोगों को सभी को टाइपिंग देनी होती है। लेकिन टाइपिंग एग्जम्प्ट किन को मिलती है? जितने भी लोग हैंड से प्रॉब्लम है, इनको एग्जाम्पशन की यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो भी लोग हैंड से प्रॉब्लम है और जो लोग ब्लाइंड पर्सन हैं, ठीक है, और जो वीआई है उनको मिलती है 5 मिनट एक्स्ट्रा। बाकी सभी लोगों को टाइपिंग इसमें करनी होगी। टाइपिंग इसमें कंपलसरी होती है सभी पोस्टों के लिए। अगर ये एग्जामिनेशन लेते हैं यहाँ पर, तो कुछ पोस्ट होती हैं दोस्तों जो जिसमें ये फॉर्म नहीं भर सकती, यानी कि उसमें सिलेक्ट नहीं हो सकती, जैसे जीएसटी इंस्पेक्टर हुआ, और काफ़ी टैक्स जो आपका सीबीआईसी, यानी कि जो भी लोग आपका कस्टम वाली जितनी भी पोस्ट होती है उन सभी के लिए। ठीक है, तो टैक्स असिस्टेंट में सीबीडीटी होता है, एक सीबीआईसी होता है, तो सीबीडीटी में जा सकते हैं, सीबीआईसी में नहीं जा सकते जो एग्जामिनेशन ले लेते हैं। अगर हम सिलेबस की बात करें तो देखिए सिलेबस में इसमें आपको मैथ, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश, ये सब पढ़ना पड़ता है दोस्तों। ये चारों सेक्शन आपको इसमें पढ़ने पड़ते हैं। प्लस में जो टायर 2 होगा आपका, उसमें एक सब्जेक्ट आएगा आपका कंप्यूटर। इस कंप्यूटर को भी आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये कंप्यूटर क्वालिफाइंग होगा। कंप्यूटर क्या होगा इसमें आप लोगों का क्वालिफाइंग होगा। तो ये सब सीजीएल का होता है दोस्तों। इस तरीके से इसके जो फॉर्म निकलेंगे अभी, जो इसके फॉर्म भरे जाएंगे वो जून जुलाई में इसके फॉर्म आएंगे, और लगभग सितंबर अक्टूबर में इसका टायर 1 होगा, और उसके 2 महीने बाद, 1 महीने बाद रिजल्ट आ जाएगा लगभग, और आपका दिसंबर जनवरी में इसका मेंस होने के चांसेस होते हैं फिर। तो ये इसके फॉर्म अभी 2024 में आएंगे दोस्तों। 2024 में अगर आपके जून से पहले पहले
आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी होगी, यानी कि ग्रेजुएशन तो अभी सबका रिजल्ट आ ही जाएगा लगभग मई के आसपास। तो इन जो 2023 में ग्रेजुएशन पास करेंगे उन लोगों को भी इसमें बेनिफिट मिल जाएगा। एज की बात करें तो कुछ पोस्टों में जो होता है 18 से 27, प्लस में 10 जो हैंडीकैप है उन लोगों को रिलैक्सेशन मिलता है 10 साल का, और कुछ पोस्टों पर 30 साल होती है, और प्लस में यहाँ पर 10 साल का और रिलैक्सेशन ऐड हो जाता है, जो कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होते हैं, तो उनके पास एज क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा है। अगली वैकेंसी की बात करें, अगर अगली भर्ती की इसकी बात करें हम, वो है दोस्तों CHSL। अगली वैकेंसी है इसमें CHSL, SSC CHSL। देखिए SSC CHSL में क्या है, पहले वैकेंसीज काफ़ी अच्छी इसमें आती थी, लेकिन अभी पोस्टल असिस्टेंट की वो CGL में ही कर दी है। तो ये है आपका CHSL। इसका जो भी जैसे आप टैक्स असिस्टेंट बनते हैं तो उन लोगों के क्लर्क जो होते हैं, क्लरिकल का ही काम होता है इसमें, ठीक है। ये क्लरिकल की पोस्ट है, LDC की पोस्ट है दोस्तों ये। इसमें LDC और ये आपकी जो पोस्टल असिस्टेंट है डाटा एंट्री, ठीक है, डाटा एंट्री जो होता है वो इसके अंदर आता है। इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th पास है दोस्तों, ठीक है। इसमें क्या है, 12th पास आप होने चाहिए। अगर इसके हम क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें भी क्या होता है, टायर 1 होता है, टायर 2 होता है, प्लस में इसमें भी टाइपिंग होती है, और जितने भी लोग हैंड प्रॉब्लम वाले हैं उनको इसमें एग्जम्पशन मिल जाती है, यानी कि उन लोगों को टाइपिंग नहीं देनी पड़ती। इसमें कोई पोस्ट वगैरह नहीं, सभी पोस्टों पर मिल जाती है आपको टाइपिंग एग्जम्पशन, लगभग 2-3 पोस्ट इसमें आती है। सिलेबस जो हमने अभी देखा था CGL का सिलेबस, सेम सिलेबस वही है, ठीक है दोस्तों, सिलेबस में कोई अंतर नहीं है। अगर आप CGL की प्रिपरेशन कर रहे हो, CHSL की अपने आप प्रिपरेशन हो जाती है। इसमें भी कंप्यूटर आपको पूछा जाएगा टायर 2 में, ठीक है। इस तरह की कोई अन्य जो है आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा कोई भी सब्जेक्ट, सेम सब्जेक्ट इसमें आप लोगों का होगा। टायर 1 इसमें जो है क्वालिफाई होगा, और टायर 2 इसमें जो है आपको फिर इसका एग्जाम देना पड़ेगा, इसके मार्क्स जुड़ेंगे, इसके बेस पर फाइनल कट ऑफ बनेगी। अगर हम देखें दोस्तों CGL में भी और CHSL में भी आपकी कट ऑफ के रिगार्डिंग अगर बात करें तो इसकी कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा रहती है CGL से कम 10 नंबर का फर्क हो जाता है, 5-10 नंबर का। अगर हम इसमें देखिए, जैसे आपकी 4 कैटेगरीज होती है हैंडीकैप कैटेगरीज में, या अगर हम जनरल की बात करें दोस्तों तो जनरल की कट ऑफ लगभग 140, OBC वगैरह, OBC EWS इन लोगों की लगभग 135 या 130 के आसपास, SC कैटेगरी लगभग 120 तक, और ST कैटेगरी लगभग 95। अगर हम देखें PWD में OH कैटेगरी, तो लगभग दोस्तों OH कैटेगरी की जो पहले कट ऑफ थी वो 77 नंबर भी गई है, 95 नंबर भी गई है, 120 नंबर तक भी गई है। अगर आप 120 नंबर में ले आते हो दोस्तों तो बिल्कुल आप लोगों का कितनी वैकेंसी कम हो या ज़्यादा हो, अगर आप ये टारगेट रख लेते हो, क्योंकि 77 नंबर भी गई है, 80 नंबर भी गई है, 95 नंबर भी गई है कई सालों में टायर 1 की, और 120 तक भी गई है, तो अपना टारगेट आप मैक्सिमम 120 रखेंगे तो आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। VI की बात करें तो लगभग 115 लोग अगर वो रखेंगे, HH की बात करें तो लगभग 80, और MD की बात करें तो लगभग, क्योंकि यार ये 40 भी गई है, ऐसी बात नहीं है, कट ऑफ यहाँ पर 40 भी गई है, और ये कट ऑफ लगभग 60 तक भी गई है। तो ये मैं मैक्सिमम टारगेट बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों को फिर अगर यहाँ पर इतने मार्क्स आ जाते हैं तो मेंस में भी आपको बेनिफिट होगा, फिर मेंस में आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आपकी यहीं पर मान लो 60 पे कट ऑफ लगी, 60 ही नंबर है आपके, तो मेंस में जिन लोगों के 120 होंगे, जाहिर सी बात है वो आपसे आगे ही होंगे, क्योंकि सिलेबस एक ही है। तो ये आप लोग अपना टारगेट इसमें रख के चलें। अगर हम आगे बात करें दोस्तों, अगली वैकेंसी है ये सभी वैकेंसी हर साल आती हैं दोस्तों लगभग। अगली वैकेंसी है SSC MTS। देखिए इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये है 10th पास। इसमें आप लोग जो है 10th पास होने चाहिए, सिर्फ 10th पास इसमें रहेगा। अगर इसमें सिर्फ एक ही होगा, टायर 1 ही होगा, इसमें कोई टायर 2 वगैरह इसमें नहीं होता, कोई टाइपिंग भी इसमें नहीं होती। अब अगर हम इसके सिलेबस की बात करें दोस्तों तो देखिए इसमें मैथ और रीजनिंग, ये आपके 25 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों,
और 25 आएंगे इसकी। ठीक है, इसमें आपका एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। तो जो मैथ और रीजनिंग है ना, इसमें आपको क्वालिफाई करना है, इसमें नो निगेटिव मार्किंग। अगर सीजीएल की बात करें और सीएचएसएल की बात करें, जो अभी हमने आपको बताया सीजीएल और सीएचएसएल, उसमें 1/4 की निगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, यानी कि 4 नंबर पर 4 क्वेश्चन पर 1 नंबर कट जाएगा। अगर 4 गलती हुए तो 1 नंबर कट जाएगा। इस तरीके से 4 नंबर हुए तो। अब इसमें इसी के साथ आता है इंग्लिश। ये पहले आपका ये पोर्शन खुलेगा मैथ रीजनिंग का, और ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होगा। क्वालिफाई मतलब एक मिनिमम कट ऑफ, नो निगेटिव मार्किंग। और एक आएगा इसमें आपका जीके, ये भी 25 क्वेश्चन और 25 नंबर, लगभग 3 गुणा 3 75 और 75 ये 150। यहाँ से आपकी कट ऑफ बनेगी। और इन दोनों पोर्शन में दोस्तों 1/3 की निगेटिव मार्किंग होगी। यानी कि जो मेन इसमें है वो इंग्लिश और जीके है। ठीक है, इसमें अगर 3 क्वेश्चन गलती करोगे तो 1 नंबर कट जाएगा। यहाँ मैथ और रीजनिंग का बिल्कुल इजी आप पोर्शन आता है। पिछले साल से इसका क्राइटेरिया चेंज हुआ है, नहीं तो पहले इससे पहले सेम ही था। चारों पोर्शन सेम नंबर के थे, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग थी। तो आपको जो फोकस करना है वो इंग्लिश और जीके पर पूरा अपना फोकस डालना है। इंग्लिश और जीके में आपको यहाँ पर, क्योंकि मैथ रीजनिंग में आप पढ़ लोगे तो मैथ में अगर आप सारे क्वेश्चन ऐसे ही टिक करके आ जाओ तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, क्वालिफाई आपका ये पोर्शन हो जाएगा। यहाँ पर लगभग आपको कट ऑफ 150 में से दोस्तों ये मान के चलिए आप अपने नंबर आपको 130 तक नंबर लेकर के आने पड़ेंगे। 125 से 130 तक नंबर आपको लेकर के आने पड़ेंगे, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, और ज़्यादा क्वेश्चन गलती करोगे तो फिर चांस है निगेटिव मार्किंग भी आप चले जाओगे। इसके अलावा इसमें सीधा डायरेक्टली आपका रिजल्ट आएगा फाइनल, और फिर आपका मेडिकल और डीवी होगा। कोई इसमें सेकंड लिस्ट नहीं आएगी या फिर डीवी के बाद कोई लिस्ट नहीं आएगी। एक एग्जाम देना है, एक एग्जाम के बाद ही आप सीधे डायरेक्टली एमटीएस बन जाओगे, जो कि एक तरीके के असिस्टेंट होते हैं। किसके? जो टैक्स असिस्टेंट होते हैं, वो आपके जो क्लर्क होते हैं एलडीसी वगैरह, उनके जो फाइल है, फाइल वगैरह तैयार करने का, ये सब इस तरीके का काम होता है। मान लो वो उनकी छुट्टी है तो उनके जगह पर आप काम करोगे, कुछ ना कुछ इस तरीके का ये सब कुछ इसमें पोर्शन होता है एमटीएस में। इसके बाद देखिए ये एमटीएस है। एमटीएस का सिलेबस वगैरह आप लोगों को पता चल ही चुका है, और कोई भी इसमें सभी लोग लगभग फॉर्म भर सकते हैं, चाहे वो OH कैटेगरी, VI कैटेगरी, HH, कोई भी प्रॉब्लम है इसमें सभी लोग इसमें फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगली वैकेंसी है एसएससी की तरफ से। देखिए एसएससी में और आपकी कुछ वैकेंसीज हैं, जैसे एसएससी जीडी, एसएससी निकालते हैं दिल्ली पुलिस। तो इनमें कोई भी फॉर्म आप भर नहीं सकते, इन दोनों वैकेंसीज में तो फॉर्म आप भर नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर हम बात करें आगे, एक आई थी आपकी एसएससी की तरफ से ही दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की। किसी वो वैकेंसी थी, वो कंप्यूटर की वैकेंसी थी, कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी थी। इसमें जो है ओएल कैटेगरी को मौका दिया गया था। ठीक, ओएल और बीएल कैटेगरी को इसमें चांस मिला था, ओएल और बीएल कैटेगरी को, बाकी इनमें किसी को कोई चांस नहीं मिलता। इसमें चांस दिया गया था। एक ये वैकेंसीज आई थी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल करके। ठीक है दोस्तों, वो पिछले साल लगभग 2022 में वैकेंसीज आई थी और अभी इसी साल पूरी हुई थी। ठीक है, जनवरी फरवरी में ये कंप्लीट हुई थी। इसके बाद एक और वैकेंसीज आती है, 2 वैकेंसीज और हैं। वो वैकेंसीज है एसएससी स्टेनो। देखिए स्टेनो क्या होता है? स्टेनो एक लैंग्वेज होती है दोस्तों। स्टेनो क्या है? एक लैंग्वेज है स्टेनो। और कैसी लैंग्वेज है वो? जैसे आपको ये सिंबल लैंग्वेज है इस तरीके की, ये प्रतिशत है, इसको प्रतिशत को ऐसे लिखा जाता है, प्रतिशत को हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्रतिशत, लेकिन उसका एक सिंबल बनाया हुआ है, ये प्रतिशत है। ठीक है, ऐसे ही जमा। तो ऐसे मान लीजिए हमने लिख दिया कै, तो कै को एक सीधा डंडा ऐसे कर दिया, गे को थोड़ा सा कट कर दिया इस तरीके से। तो ये एक सिंबल लैंग्वेज है, ये आपको लिखनी होती है। इसमें आपकी जो होता है, पहले होगा टायर 1, पहले इसमें होगा टायर 1 और इसकी क्वालिफिकेशन है 12th पास। इसमें पहले टायर 1 होगा, फिर इसमें प्लस में आपको स्टेनो लिखनी होगी, और उस स्टेनो को आपको जो आपने लिखा है उसको हिंदी में, कंप्यूटर में, इंग्लिश में, हिंदी
जिसमें भी आपने जिस भी भाषा में सीखा होगा ये इंग्लिश में कंप्यूटर में टाइप करना होता है। ठीक है, जो भी आपने भाषा सीखी है स्टेनो की उसमें हिंदी या इंग्लिश में लिखना होगा। ये 80, ठीक है, 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से होती है और 100 वर्ड पर मिनट के हिसाब से। ये ग्रुप डी में, ये ग्रेड डी में, ग्रेड डी, और ये ग्रेड सी में। वो सब आपको इसमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जब आप पूरा डिटेल में देखोगे। काफ़ी वीडियोज चैनल पे भी है कि ये इस तरीके से क्या होता है, ग्रेड डी ग्रेड सी क्या होता है। 80 ये होता है लिखने की स्पीड या बोलने की स्पीड होती है। ठीक है, आपको लगभग 10 मिनट में 80 वर्ड यानी कि 800 वर्ड लिखने होते हैं 10 मिनट में। हिंदी के वर्ड होते हैं, जैसे का एक वर्ड हो गया, तो इस तरीके से पूरे वर्डों को मिला करके ये वर्ड होते हैं। और इसका सिलेबस क्या होता है टायर 1 का? इसका सिलेबस होता है दोस्तों इंग्लिश। इंग्लिश आएगी इसमें 100 नंबर की, रीजनिंग 50 नंबर की, और जीके 50 नंबर की। टोटल 200 नंबर होते हैं दोस्तों इसमें। और इसकी कट ऑफ की बात करें तो लगभग 120 पर इसकी कट ऑफ फाइनल हो जाती है। लेकिन ये स्टेनो जो है ये सबसे बड़ी इसमें महाभारत है, ये लिखना आपको आना चाहिए, ये करना पड़ेगा आपको स्टेनो का पोर्सन, तभी जा करके इसमें आप लोग जो है क्वालिफाई होंगे। अगर आपकी इसमें बात करें कोई एग्जामिशन वगैरह की, तो कोई किसी तरीके की इसमें एग्जामिशन नहीं मिलती, क्योंकि मेन रोल इसमें स्टेनो का ही है। तो अगर इसमें एग्जामिशन स्टेनो में दे दी तो फिर क्या फ़ायदा। काफ़ी लोग पूछते हैं कि स्टेनो में हमें एग्जामिशन मिल जाएगी, जब स्टेनो का ही एग्जाम है इसमें कैसे एग्जामिशन मिल जाएगी। तो स्टेनो तो आपको लिखनी पड़ेगी, चाहे आप कोई सी भी कैटेगरी से हो। तो ये स्टेनो का आपको देखना पड़ेगा। एक और वैकेंसी है दोस्तों, लास्ट वैकेंसी, और वो है जूनियर ट्रांसलेटर, एसएससी जूनियर ट्रांसलेटर। अगर हम इसकी बात करें इसमें क्वालिफिकेशन, तो इसमें होनी चाहिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन वो भी किस में? देखिए, अगर आपके पास बीए में हिंदी या इंग्लिश है, बीए हो या बीकॉम हो, बीएससी हो, कोई भी हो, बीए, बीकॉम, बीएससी, यानी कि ग्रेजुएशन आप लिख लें यहाँ पर। ग्रेजुएशन में अगर आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा है हिंदी प्लस इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश, फिर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर मान लीजिए आपने हिंदी, अगर आपने ग्रेजुएशन में हिंदी पढ़ा है तो पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या होना चाहिए? इंग्लिश। और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में हिंदी पढ़ा है एक सब्जेक्ट में, अगर आपने इंग्लिश पढ़ा है तो यहाँ पर हिंदी होना चाहिए, अगर हिंदी पढ़ा हुआ है तो यहाँ पर इंग्लिश होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, समझ जाएंगे आप। यानी कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन मिला करके आपके पास हिंदी प्लस इंग्लिश के सब्जेक्ट होने चाहिए। उसके बाद आपको एक डिप्लोमा करना होता है जो कि यूनिवर्सिटी से मिलेगा, वो ट्रांसलेटर का डिप्लोमा। ट्रांसलेटर का डिप्लोमा होगा, और उस डिप्लोमा को करने के बाद आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ये भी हर साल फॉर्म आता है, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं, जो कि कंपटीशन इसमें कम रहता है, काफ़ी हद तक कंपटीशन कम है। क्योंकि पहले क्या ये देख लो, आप ग्रेजुएशन करनी होगी, पोस्ट ग्रेजुएशन, और फिर उसमें भी रिक्वायरमेंट है किसकी, सब्जेक्ट्स की, हिंदी इंग्लिश जरूर होनी चाहिए कंपलसरी। फिर उसके बाद एक डिप्लोमा होगा, ट्रांसलेटर का डिप्लोमा, जिससे पहले से ही पता है, पहले से ही कोई ना कोई फैमिली रिलेशन में लगा हुआ है या किसी भी तरीके से कोई अन्य पर्सन लगा हुआ है, तो वो बता देगा कि इस तरीके से आपको एक आसान जॉब मिल जाएगी। या फिर किसी ने हिंदी इंग्लिश कर ली है बीए वगैरह में, खास करके फीमेल कैंडिडेट जो कि हिंदी और इंग्लिश ज़्यादा यूज़ करती हैं, इंग्लिश लेती हैं, तो वो सब कुछ आपको करने के बाद डिप्लोमा ट्रांसलेटर जो है आप कर सकते हैं और आपको ये जॉब मिल जाएगी। तो ये थी टोटल एसएससी की जॉब। ठीक है दोस्तों, ये सब हमने जो भी आपको जितनी भी जॉब्स बताई वो सब एसएससी की जॉब बताई हैं। एसएससी में लगभग आपकी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो, ट्रांसलेटर, दिल्ली पुलिस है आपकी, और जीडी वगैरह दिल्ली पुलिस वगैरह में आप लोग फॉर्म नहीं भर सकते। तो पूरे साल के अंदर हर साल ये भर्ती आती है। अगर आप एक बार टारगेट कर लेंगे, अभी 12th पास की है, तो कहीं ना कहीं चांसेस आपके इसमें बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यही कहना था इस वीडियो में। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तमाम जानकारी, तमाम सब्जेक्ट्स आप लोगों को सिर्फ 4 ही पढ़ने हैं एसएससी के अंदर, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके। ये 4 सब्जेक्ट आपको इसमें अच्छे से कवर करने हैं। और साल में लगभग आप, अगर मान लीजिए आपका सीजीएल जैसे टायर 1 क्लियर हो जाता है सीजीएल का, तो एक तो आपको एग्जाम देंगे टायर 1, इसमें 2 सीजीएल के 2 आप एग्जाम देंगे, देखो दोस्तों, ठीक है। और सीएचएसएल के आप 2 एग्जाम दोगे पूरे साल में, एमटीएस का 1 एग्जाम दोगे आप,
बाकी अगर स्टेनो सीख लेते हो तो स्टेनो के भी 2 एग्जाम दोगे, एक स्टेनो वाला और एक वो, तो 2 2 4 2 6 1 7, और ठीक है ये जूनियर ट्रांसलेटर का तो फिर कम ही होता है, स्टेनो का भी कम ही होता है। तो 5 एग्जाम तो आप लोग प्रॉपरली सभी लोग देंगे ही देंगे, 5 एग्जाम में अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं। बाकी जितने भी अगर आप एसएससी का सिलेबस कर लेते हैं, जो भी स्टेट गवर्नमेंट है, फिर आप जैसे अभी DSSS भी है, यूपी जूनियर असिस्टेंट है, या कोई रेलवे वगैरह के फॉर्म है, सभी में सिलेबस यही आता है। बाकी बस एक एग्जाम को छोड़ करके बैंकिंग का सिलेबस थोड़ा अलग होता है, नहीं तो सारे जगह पर आपको ये सिलेबस ही मिलेगा सेम। अगर आप एसएससी की तैयारी करते हो तो सभी एग्जाम्स की तैयारी आपकी बराबर होती रहेगी। ठीक है दोस्तों, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।